हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के नो योर बजट के सीरीज़ के पार्ट 6 में। हमने ऑलरेडी 5 पार्ट कवर किए हुए हैं और हमने बजट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, बजटिंग प्रोसेस के बारे में, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, फंड्स, मोशंस वगैरह के बारे में बात किया हुआ है। आज के इस पार्ट 6 में हम जानने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट एक्ट्स और बिल्स जो है किस तरीके से जुड़े हुए हैं बजट से, और खासकर हम FRBM एक्ट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि दरअसल ये जो टर्म है बजट, और जब बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्या सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर इससे अलॉन्ग विद दैट कोई और भी इंपॉर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट एक्ट जो जुड़ी हुई है, हमने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो पार्लियामेंट के देखे हुए हैं कि किस तरीके से बजट का प्रोविज़न होना या फिर किस तरीके से अप्रोप्रिएशन वगैरह करवाना, बिना पार्लियामेंट के परमिशन के ना ही कोई पैसा आप ले सकते हैं ना ही दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इन सभी चीज़ों के बारे में हमने देखा। और एक इम्पॉर्टेंट एक्ट जो 2003 में पास किया गया था, बहुत ही क्रूशियल है हमारे बजट और बजटिंग प्रोसेस को लेकर, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज में देखा, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। इन शॉर्ट फॉर्म अगेन मैं आपको ब्रीफली बता दूं, इट इज़ अ शॉर्टफॉल इन गवर्नमेंट्स इनकम कंपेयर्ड विथ इट्स स्पेंडिंग, यानी कि जितना खर्चा वो कर रहे हैं उतनी इनकम उन्हें आ नहीं रही है। 15 रुपये का अगर एक्सपेंडिचर भारत सरकार कर रही है तो इसका एक्सपेंडिचर 15 रुपये, लेकिन इतनी एक्सपेंडिचर उनकी जो आ रही है उतना इक्विवेलेंट इनकम उन्हें नहीं आ रहा है, वो बस 10 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पर 5 रुपये एडिशनली भारत सरकार खर्चा कर रही है। तो उस 5 रुपये को फुलफिल करने के लिए फर्दर भारत सरकार लोन्स वगैरह लेने की कोशिश करती है। तो बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो FRBM, इसका फुल फॉर्म आप देख लें, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। देखिए जाहिर सी बात है, जैसा कि एक घर आप चलाते हैं तो जितनी आपकी इनकम है उतना ही आप एक्सपेंस करें तो अच्छा है, वरना क्या हो जाएगा, आप डेट ट्रैप में पड़ जाएंगे। यानी कि फर्दर जो आपने कर्जा लिया हुआ है उसे इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, उस कर्जे को पे करने के लिए आप एक और कर्जा लेंगे, और उस कर्जे के इंटरेस्ट को पे करने के लिए आप एक और कर्जा लेंगे। तो विद दिस व्हाट हैपेंस, यू फॉल इन अ डेट ट्रैप, यानी कि आप उस कर्जे के ट्रैप में पड़ जाएंगे, वापस से नहीं आ पाएंगे। तो उसी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी भारत सरकार को अप्लाई कर रहे थे। तो उसके बारे में या फिर उसी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये FRBM एक्ट जो है वो लाया गया था। इन इंडिया द बोरोइंग लेवल्स वर वेरी हाई इन 1990s एंड 2000। जाहिर सी बात है 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स याद कर लीजिएगा, बहुत बुरी तरीके से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स थे वहाँ पर, अब बहुत ही बोरोइंग, बहुत ही लोन्स वहाँ पर हम ले रहे थे। इंडियन इकोनॉमी वॉज वीक एज इट हैड हाई फिजिकल डिफिसिट, हाई रेवेन्यू डिफिसिट एंड हाई डेट टू GDP रेशियो। ना ही इनकम हमारी सही आ रही थी, खर्चे पर खर्चा हमारा हो रहा था, और उस खर्चे को फुलफिल करने के लिए हम लोन्स ले रहे थे। तो लोन्स चुकाने के लिए, लोन्स के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए फिर से लोन्स कर रहे थे हम। तो डेब्ट टू GDP रेशियो भी बहुत ही बुरी तरीके से था हमारा। तो बहुत बुरी इकोनॉमी की हालत हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स एंड लोन्स। So by 2003, the continuous government borrowing and the resultant debts had severely impacted the health of Indian economy. इकोनॉमिस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया हुआ था कि इंडिया जो है वो अब इकोनॉमिक ब्रेकडाउन की कगार पर है। Much of the borrowing was utilized for interest payment of previous borrowings but not for productive purposes. गोल्डन रूल ऑफ बजटिंग एक है कि एक्सपेंडिचर आप जो कुछ भी करें वो डेवलपमेंट के लिए करें, ना कि इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्वाइट ऑपोजिट हो रहा था, भारत सरकार पैसा खर्चा कर रही थी लेकिन डेवलपमेंट के काम पर नहीं है, ऐसे काम पर कि वहाँ पर उससे कुछ आ ही नहीं रहा था, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट। ऑलरेडी जो पिछले सरकारों ने इंटरेस्ट लिया हुआ था, बस लोन लिया हुआ था, बस उसका इंटरेस्ट हम पे कर रहे थे। दिस रिजल्टेड इन इंटरेस्टेड पेमेंट बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर आइटम ऑफ द गवर्नमेंट। 10 रुपये अगर आमदनी आती थी तो उसमें से 6 रुपये जो है लिटरली इसी लोन के इंटरेस्ट रिपेमेंट को ही चला जाता था, यानी कि हमारे खर्चे कुछ इतने बड़े हुए थे। और अगर इसी रवैये को हम मेंटेन करते तो नो डाउट इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हमारी कंट्री में बहुत ही अनिवार्य था। तो उसी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, किस तरीके से बजट को मैनेज करना चाहिए, एक गोल्डन प्रिंसिपल्स हमें देने के लिए FRBM एक्ट जो है वो बनाया गया था। तो सबसे पहला जानते हैं FRBM एक्ट 2003 के चंद इंपॉर्टेंट से जो प्रावधान है उसके बारे में। द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, इन December 2000, बट द प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन द इनिशियल वर्जन ऑफ द बिल वर ट्रू ड्रास्टिक। बहुत ही ड्रास्टिक से चेंजेस उन्होंने दिए हुए थे, इतना नामुमकिन था इंडिया को अचीव करना, अटेन करना।
After much discussion, a watered down version of the bill was passed in 2003 to become the FRBM Act. The rules came into force from July 5th 2004. तो फाइनली बहुत ही लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद 2003 में FRBM का एक्ट पास किया गया था और 2004 जुलाई 5 से इसे लागू किया हुआ था। यानी कि जब कभी भी बजट बनाया जाएगा तो FRBM एक्ट को मद्देनजर रखते हुए ही वो बनाया जाएगा। तो FRBM एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो दरअसल है किस लिए? FRBM एक्ट इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यस, गवर्नमेंट को ये पता करवाना, मंत्रालयों को ये पता करना कि तुम्हारा रेवेन्यू कितना है, तुम उतना ही खर्चा करो। ये अलग बात कि प्रजा सेवा आपको करनी है, आपको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे खासे लेने हैं, अच्छी बात है, लेकिन उतना ही करो जितनी आमदनी आ रही है। लिटरली आप कंट्री को ले जाकर उल्टा से आपके लोन्स लेंगे, उसे डेट्रेट में फंसाएंगे, ये तो बहुत गलत बात है। The intention of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act was to bring physical discipline। सबसे इंपॉर्टेंट यही था। हर वो सरकार जो आ रही थी वो बड़े बड़े स्कीम्स अनाउंस कर रही थी, बड़े बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रही थी, लेकिन उसका पैसा कहाँ से आएगा? इतना पैसा तो हम जनरेट नहीं कर रहे थे। तो व्हाट वर वी डूइंग? वर्ल्ड बैंक, IMF वालों के पास जाते थे, वहाँ से लोन लेते थे। 5 साल में सरकारें बदलती थी, नई सरकार आती थी तो वो अपने नए नए सोशल स्कीम्स लाते थे। एंड अगेन जो पुराने लोन्स लिए हुए वो ऑलरेडी उसका भी इंटरेस्ट पेमेंट हमें करना पड़ता था और नए स्कीम्स वगैरह के भी इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह, नए स्कीम्स के लिए खर्चा भी हमें करना पड़ता था। तो ये सभी को निकाल कर एक फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करवाना, दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड डेट। पैसा कितना आ रहा है, कितना खर्च कर रहे हो, कितना उधारी तुम्हारे सर पर है, तो इस तरीके एफिशिएंट मैनेजमेंट इसका कैसे करें? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म पर जो मैक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करना। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं वो मार ना खाएं हमारे डिसीजंस की वजह से। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी। मैंने हमेशा कहा फिजिकल जब वर्ड आता है इट रिलेट्स विद फाइनेंस मिनिस्ट्री, मॉनिटरी मनी जब वहाँ पर आता है इट रिलेट्स विद RBI। तो मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसी के बीच कोई अच्छा बेटर कोऑर्डिनेशन हो। ट्रांसपेरेंसी इन फिजिकल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट हो कि पैसा कितना आ रहा है, कितना खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अचीविंग अ बैलेंस्ड बजट, ना ही डेफिसिट हो ना ही पूरी बुरी हालत में हो। ये भी नहीं कह रहे थे कि भाई अभी ऑल ऑफ अ सडन आप सरप्लस लाइएगा, बस ये कह रहे थे कि बैलेंस्ड बजट आप लाइए, उतना ही खर्चा कीजिएगा जितना आपका पैसा है। तो ऑब्जेक्टिव्स आप जैसे कि अभी हमने देखा, टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम्स इन द कंट्री। ये सब देशवासियों को पता तो चले कि कितना कर्जा है उनके सर पर। टू इंट्रोड्यूस अ मोर इक्विटेबल एंड मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज डेट ओवर द ईयर्स। महज लोन लिया और लोन का इंटरेस्ट पे करने अगेन एक लोन लिया, ऐसा मत करो, उसे डिवाइड करो इक्वली कि कितने सालों में उसे आप जो है फुलफिल करेंगे, कितना इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह होगा। टू एम फॉर फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इन द लॉन्ग रन। अभी के लिए तो आप लोन के लिए लोन ले रहे हैं, यानी कि लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए लोन ले रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया को एक डेट ट्रैप में आप भेज रहे हैं, ये करना बहुत ही गलत होगा। सो FRBM एक्ट हमें फिजिकल मैनेजमेंट, फिजिकल डिसिप्लिन दिखाने की कोशिश करता है। तो FRBM के तहत चंद टारगेट्स दिए गए थे, जैसे कि अभी हमने देखा कि यशवंत सिन्हा जी ने बहुत ही ड्रास्टिक टारगेट्स दिए गए थे जो चूज़ करना या फिर जिसे रीच करना बहुत ही मुश्किल था। तो इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी 2003-04 में जब एक्ट आया हुआ था तो हमें चंद इंपॉर्टेंट से टारगेट्स दिए गए थे 2008-09 में उसे अचीव करने के लिए, जो कि हम नहीं कर पाए। अगेन उन टारगेट्स को 2012 में पुश किया गया था एंड फर्दर वहाँ पर भी हम अचीव नहीं कर पाए। 2015 और 2018 तक भी जो है फर्दर ये टारगेट्स पुश किए गए थे। जब जब जरूरत पड़ती है टारगेट्स को पुश करने की तो वहां पर FRBM एक्ट को वहां पर अमेंड किया जाता है। तो लेटेस्ट प्रोविजन ऑफ FRBM एक्ट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू लिमिट द फिजिकल डेफिसिट टू 3%। तो करंटली ये जो है वो 3% को रखा गया है, लेकिन हाल ही में ही निर्मला सीतारमन जी ने 2020 में इसे एक और अमेंडमेंट करवाकर इसका अमाउंट और थोड़ा आगे बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ करंटली 3% ऑफ GDP बाय मार्च 31, 2021 तक हमें अचीव करना था। द डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू 40% ऑफ द GDP बाय 2024-25। GDP डेट टू GDP रेशियो जो है वो 40% ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The Act provides room for deviation from the annual fiscal deficit targets under certain conditions। बहुत ही ऐसे क्रूशियल, बहुत ही कम ऐसे कंडीशंस हैं या फिर ऐसे चंद इन सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर आप ये फिजिकल डेफिसिट को क्रॉस कर सकते हैं, और क्रॉस करने के लिए एक एस्केप क्लॉज भी दिया गया था।
जिसके तहत आप इन फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स को थोड़ा बहुत पुश भी कर सकते हैं। तो 2017 में इसका इस्तेमाल किया गया था। अरुण जेटली साहब ने ही डिफर्ड द फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ 3% ऑफ द जीडीपी एंड चोज अ टारगेट ऑफ 3.2%, साइटिंग द एनके सिंह कमेटी ऑफ 2016। तो 2000 में एनके सिंह कमेटी को रखवाया गया था एफआरबीएम एक्ट को फिर से रिव्यू करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक एस्केप क्लॉज आप दे सकते हैं कि अगर थोड़े बहुत अच्छे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स अगर आपने लिए हुए हैं तो फिजिकल डेफिसिट थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं। तो उसी तरीके से 3% से 3.2% चूज किया हुआ था जेटली साहब ने, लेकिन इमीडिएटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने इसके बारे में जब आवाज़ उठाई तो फर्दर एक फुल फ्लेज्ड अमेंडमेंट लाया गया था एफआरबीएम एक्ट को लेकर। सो लिटरली दिस वॉज ऑल अबाउट एफआरबीएम एक्ट कि एफआरबीएम एक्ट किस तरीके से चलता है, टारगेट्स किस तरीके से दिखते हैं। अभी तो निर्मला सीतारमण जी बजट जो कि इंट्रोड्यूस करने वाली हैं, हमें वहाँ पर पता चलेगा कि करंट ईयर जो कि 2022-23 के लिए जो है वो फर्दर किस तरीके से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाएंगी और किस तरीके से हमारा फिजिकल डेफिसिट वगैरह था इकोनॉमिक सर्वे के बाद ही हमें देखने को पता चलेगा। सो बजट इन द मेकिंग, जैसे कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था बजट का ओवरऑल हमने प्रोसेस देखा हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ जब हम वर्ड बजट इस्तेमाल करते हैं तो इज दैट ओनली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि भाई बस डेबिट और क्रेडिट है क्या, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर, और या फिर इसके अलावा और भी चंद इंपॉर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स हम पेश करते हैं। यस वी डू। द बजट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट कंप्राइजेस बिसाइड द फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच द फॉलोइंग। बजट स्पीच और फाइनल पैसेज के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम बजट और बजट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहला नो डाउट इंपॉर्टेंट एज पर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या है, तुम्हारा इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेक्टेड कितना है, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 113, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि एक्चुअली जो वोटेबल एक्सपेंडिचर है वो आप दरअसल बजट जो है वो आप मांग रहे हैं पार्लियामेंट से, यानी कि फॉर ग्रांट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट्स के लिए जो है वो आप डिमांड्स कर रहे हैं। ये भी डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है आर्टिकल 113 के तहत। एंड आर्टिकल 114 सबसेक्शन 3 डील्स विद अप्रोप्रिएशन बिल्स, यानी कि अप्रोप्रिएशन का माने एक्सपेंडिचर करने के लिए, पैसा विड्रॉ करने के लिए आप हमें परमिशन दे दो। ऑन क्वाइट कॉन्ट्ररी टू दैट, फाइनेंस बिल जो है वो बस भारत सरकार की किसी भी एक टैक्स को परमिशन देने के लिए, या फिर मनी कंटेंट जहां पर होता है फाइनेंस बिल रिलेट्स विद दैट। लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल में फर्क यही है कि अप्रोप्रिएशन बिल इज फॉर आस्किंग परमिशन सो दैट यू कैन विथड्रॉ द अमाउंट। मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल कि चलो आप कहीं पर एडिशनली टैक्स लगवाना चाहते हैं, कुछ फाइनेंस रिलेटेड चेंज करवाना चाहते हैं तो उसका मेमोरेंडम दीजिएगा, ए डिटेल एक्सप्लेनेशन की किस लिए, क्यों, इसके रिपरकशंस क्या होंगे। फर्दर एफआरबीएम एक्ट के तहत ही चंद इंपॉर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। किस तरीके से एफआरबीएम को आपने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी किस तरीके से है। दूसरा, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर। करेंटली आपकी फिजिकल पॉलिसी क्या होगी, यानी कि किस सोच को लेकर आप आगे जा रहे होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो किस तरीके से पॉलिसीज बनाएगी। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये सभी एफआरबीएम एक्ट के तहत ही कंपलसरी किए गए थे कि जब जब बजट आएगा ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। सो एक्सपेंडिचर बजट वॉल्यूम 1 एंड एक्सपेंडिचर बजट वॉल्यूम 2 के खर्चा कितना होने वाला है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का इन डिटेल वहां पर डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे होंगे रेसिप्ट्स बजट, यानी कि पैसा कितना आ रहा है। अभी तक तो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे पैसा देने के लिए, हम दिखा रहे थे कि इतना पैसा जाएगा, अभी बताएंगे कि कितना पैसा आ रहा है या फिर कितना पैसा आएगा। एंड फाइनली बजट एट अ ग्लैंस और हाईलाइट्स ऑफ द बजट, क्रूशियल, जो हम सभी आम लोग जो फाइनली देखते हैं कि बजट दरअसल है क्या, एक ओवरव्यू। दिस एक्चुअली इज द डॉक्यूमेंट अबाउट इट, क्योंकि हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं देखते क्योंकि बहुत ही लंबे चौड़े कई हजारों पेजेस के वो होते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज वी लुक एट बजट एट अ ग्लैंस, दैट इज हाइलाइट्स ऑफ द बजट्स। एंड फाइनली स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ अनाउंसमेंट्स मेड इन फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया है, लेकिन फिर भी पिछले साल बजट में जो कुछ भी प्रोमिसेस किए गए थे, जो कुछ भी स्कीम से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, वो कितने इंप्लीमेंट किए गए हैं, यानी कि फिर से पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा और आने वाले साल का भी पर्सपेक्टिव प्रोस्पेक्टस आपको देना पड़ेगा। सो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी बिल्स एंड एक्ट्स दैट आर रिलेटेड विद बजट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।